अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का फॉर्मली कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी सेशन हमने होल्ड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमारा लेआउट क्या है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि कोल्ड वॉर तो IR-2 का पार्ट है ना, तो वो हम आज उसका ओवरव्यू आज क्यों डिस्कस करने लगे हैं। तो इसलिए पहले आप वो देख लीजिए, फिर आप वापस इस वीडियो पे आइएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जो ग्रुप 1 है उसमें से कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को ऑप्ट करना चाहिए। तो क्या इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस स्कोरिंग है या नहीं, और इसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छा स्कोर ले सकें। कुछ ओवरव्यू आज मैं आपको उन चीजों का देने लगी हूँ। तो सबसे पहले ये बात कि इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली तो 200 मार्क्स का है, बट आई वुड से कि इसकी इंपॉर्टेंस 600 मार्क्स की जितनी है। रीजन बीइंग कि ये आपको करंट अफेयर्स के पेपर में, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में, इंटरनेशनल लॉ के पेपर में, US हिस्ट्री के पेपर में, वैसे जनरल नॉलेज आपकी इंक्रीज करने में, इकोनॉमी के डिफरेंट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसए में तो 100% हेल्प आउट करेगा। क्योंकि हर साल इंग्लिश एसए के पेपर में कोई ना कोई टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस में से जरूर इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपकी इस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप अच्छी होगी तो ऐसे के पेपर के लिए जो कंटेंट है वो तो आपके पास होगा ही, बाकी आपने उसकी जो प्रैक्टिस करनी है वो आप करेंगे और आराम से आप ऐसे का पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस 600 मार्क्स की जितनी इसीलिए है कि ये आपको इतने ज्यादा एरियाज में हेल्प आउट कर रहा होता है। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंटरनेशनल लॉ के साथ इसका सिलेबस ओवरलैप कर रहा होता है। कुछ US हिस्ट्री से रिलेटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स वहां पे भी ओवरलैप कर रहे होते हैं और पेपर में कुछ इस तरह की चीजें आ जाती है जैसे कि CSS 2020 में इस तरह से हुआ। CSS 2020 का पेपर अगर आप उठा के देखें US हिस्ट्री का, तो उसमें कंटेम्पररी इश्यूज और वो भी रिलेशंस के इश्यूज थे, इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो कुछ इस तरह की चीजें जो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में आराम से पढ़ी हुई होती हैं। तो वो पेपर अटेम्प्ट करना उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से पढ़ा हुआ था। दूसरी चीज हम देखते हैं इसका स्कोरिंग ट्रेंड। इंटरनेशनल रिलेशन स्कोरिंग है या नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को पास्ट ईयर्स में एक आध मरतबा हिट जरूर किया गया है, लेकिन बात वहां तक आ जाती है कि जब हिट भी किया गया तो भी कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया, 130+, 140+, उनका स्कोर तब भी था। रीजन बीइंग कि उन्होंने अपने पेपर को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और इतना ज्यादा अटेंशन गेनिंग बनाया हुआ था कि वो स्कोर ले सके उसमें, उस टाइम पर भी जब ये पेपर हिट हुआ था। तो आप इसमें स्कोर कैसे कर सकते हैं? आप इसमें स्कोर ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जितनी भी थीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी हम लोग IR के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और स्पेशली IR के जार्गन्स, ये सब चीजें, साथ ही साथ मैप्स, चार्ट्स, ये सब चीजें यूज करके आप इंटरनेशनल रिलेशंस को अपने लिए स्कोरिंग बना सकते हैं। थीरीज और कॉन्सेप्ट्स और जार्गन्स, ये वो चीजें हैं कि अगर एग्जामिनर को ये नजर नहीं आएंगी आपके पेपर के अंदर तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि ये आपने अभी पढ़ना शुरू किया, आपका इसका बैकग्राउंड नहीं है। आपने एग्जामिनर को ये इंप्रेशन देना है कि आप इस सब्जेक्ट के स्कॉलर हो। तो आपने करना क्या है, थीरीज और कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ थीरीज ही इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में अप्लाई नहीं हो रही होती। और दूसरी बात ये कि ये जो इंप्रेशन है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की थीरीज और कॉन्सेप्ट पेपर 2 में अप्लाई हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। ये पेपर 1 में भी अप्लाई हो रहे होते हैं। पेपर 1 में भी जहां जहां आपको जरूरत महसूस होगी कि यहाँ पे मुझे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो बाकी पेपर 1 के अंदर ही कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं उनकी नजर में बात करनी चाहिए, वो अप्लाई करते हुए बात करनी चाहिए, तो पेपर 1 में भी आप इनको अप्लाई करेंगे। जार्गन्स की जहां तक बात है, जार्गन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
हर एक सब्जेक्ट के अपने स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, अपने जार्गन्स होते हैं। आपको वो लाजमी यूज करने हैं पेपर में ताकि आप एग्जामिनर को इंप्रेशन दे सकें कि आपको इस सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज है। जार्गन्स आपको किसी भी अच्छी इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक से मिल जाएंगे, उसकी ग्लॉसरी आप पढ़ लें तो आपको जार्गन्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की वोकैबुलरी भी बिल्ड होती रहेगी। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि पेपर से पहले भी आप कोई अच्छी ग्लॉसरी, अच्छी बुक की ग्लॉसरी पढ़ के जाए ताकि जार्गन्स आपके माइंड में रहें और आप उनको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब एक वर्ड है कि सिस्टम में चेंज लेकर आना, और एक वर्ड है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज होता है सिस्टम में चेंज लेके आने के लिए, और ये आगे एक थ्योरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट जार्गन है, ये हम पढ़ेंगे भी, इमेंसिपेशन। अब देखिए, अगर दो एस्पायरेंट्स हैं, एक एस्पायरेंट वहां पे चेंज का वर्ड यूज करता है और एक एस्पायरेंट को ये पता है कि मैंने इमेंसिपेशन का वर्ड यूज करना है क्योंकि आईआर का स्पेसिफिक जार्गन ये है, तो ऑफ कोर्स उन दोनों के राइट अप में डिफरेंस होगा। और डिफरेंस यही होगा कि इस वर्ड को देख के पता चल रहा होगा कि इस एस्पायरेंट को इन डेप्थ नॉलेज है सब्जेक्ट का। तो जार्गन्स को यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैप्स और चार्ट्स हम लोग साथ साथ लेक्चर्स में भी यूज करते रहेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोग भले रफली बनाएं लेकिन मैप्स जरूर बनाएं। जहां पे चार्ट्स बना सकते हैं वहां पे आप चार्ट्स बनाएं ताकि आप अपने पेपर को बाकियों से डिफरेंशिएट कर सकें और आप अपने पेपर को स्कोरिंग बना सकें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सोर्सेज। आपको स्टडी कहां से करना चाहिए। मैं दो बुक्स के नाम लिख लेती हूं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो बुक्स हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बेस्ट बुक्स कंसिडर की जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने ये दोनों बुक्स पूरी पढ़नी है। आपको जो टॉपिक जिस बुक में से ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा बेहतर लगे, आप वो पढ़ लें। और अगेन, अगर आप इन दोनों बुक्स को फॉलो नहीं भी कर रहे तो भी आप इंटरनेशनल ऑथर्स की, फॉरेन ऑथर्स की अगर बुक्स को आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप वो वाली बुक्स पढ़ें जो कि सिर्फ इन एग्जाम्स के लिए कंपाइल की जाती है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि प्लीज फॉरेन ऑथर्स की बुक्स को पढ़ें अगर आप ज्यादा अच्छा एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं। तो हो सकता है वो आपको थोड़े से टाइम के लिए मुश्किल लगे, लेकिन जैसे ही आप उनको थोड़ा सा मजीद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उस राइट अप के स्टाइल का सारी समझ में आनी शुरू हो जाएगी और आप फिर ज्यादा अच्छे तरीके से उसको लिख पाएंगे। इसलिए प्लीज फॉरेन ऑथर्स की बुक्स को ही पढ़िएगा। अभी टाइम भी है, अभी आप स्लोली उनको पढ़ भी सकते हैं और आप उनकी अंडरस्टैंडिंग गेन भी कर सकते हैं। और फाइनली हम स्ट्रैटेजी देखेंगे कि हम लोगों को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स भी अच्छे से कवर कर सकें। स्ट्रैटेजी आपकी ये होगी कि जिस दिन आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का लेक्चर होगा मेरे साथ, उस दिन आपने जाके वही चीजें बुक से जरूर पढ़ लेनी है। अगर आप उसी दिन नहीं पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर नहीं होंगे। देखिए, लेक्चर को देख के आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब तक आपने वो बुक से ना पढ़ा और आपने एग्जैक्ट वो जार्गन ज्यादा अच्छे तरीके से बुकिश लैंग्वेज के अंदर ना पढ़े तो हो सकता है कि आप कुछ टाइम बाद पढ़ें तो आपको चीजें भूल गई हों, फिर से आपको वापस ये वीडियो देखनी पड़ेगी और फिर इस से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर यही होगा कि साथ साथ लेकर चलें। जैसे ही लेक्चर होता है उसी दिन उन टॉपिक्स को बुक से भी कवर कर लें ताकि आपके माइंड में अच्छे तरीके से चीजें बैठ जाएं और आप उनको अच्छे तरीके से भी पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकें। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जो कि मेरे ख्याल में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम कोल्ड वॉर स्टार्ट करने लगे हैं। ऑल्दो वो पेपर 2 का टॉपिक है, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उसका एक ओवरव्यू लेना और उसको मैप से पढ़ लेने के बाद थोड़ी सी मैप की भी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी और फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए पहले कोल्ड वॉर का एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मली आईआर की डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे। कोल्ड वॉर को हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड मैप के ऊपर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये कौन से रीजन्स के दरमियान में थी, क्या आइडियोलॉजीज थी, क्यों ये वॉर थी और क्या ये वाकई में वॉर थी या नहीं। कोल्ड वॉर को कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखें, जब 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली तो उसके बाद स्टेट्स को क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे, स्टेट्स काफी ज्यादा इकोनॉमिकली वीक हो गई। लेकिन अब
कंपटीशन इस बात का था कि अब वर्ल्ड को डोमिनेट कौन करेगा। तो दो ऐसी स्टेट्स थी, यूएसए था और रशिया था। ये दोनों स्टेट्स कंपैरेटिवली बेहतर थी और यूएसए ज्यादा बेहतर था। रशिया का सिर्फ इंप्रेशन ऐसा था कि रशिया पावर में उतना ही इक्वल है टू यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन फिर भी इस इंप्रेशन की वजह से दुनिया के अंदर दो पावर सेंटर्स इमर्ज हो गए। एक यूएसए की साइड से था और दूसरा रशिया था। तो दुनिया बायपोलर होगी, दो पोल्स में वर्ल्ड डिवाइड होगी और पावर के दो सेंटर्स बन गए। अब इसके बाद क्योंकि वॉर यही थी कि दुनिया को डोमिनेट कौन सी स्टेट ने करना है, तो फिर इन दोनों में आपस में इस आइडियोलॉजी की वॉर स्टार्ट हो गई, जो कि बेसिकली वॉर नहीं थी, एक टाइम पीरियड था जिसमें आइडियोलॉजी की ही वॉर थी और आपस में उनकी कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी। तो अब वो आइडियोलॉजीज की वॉर ये थी कि कैपिटलिज्म को वर्ल्ड पे डोमिनेट करना चाहिए या कम्युनिज्म को वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट करना चाहिए। और बेसिकली फिर यही है कि आइडियोलॉजीज की वॉर ये थियोरेटिकली तो जरूर थी, लेकिन असल में ये इकोनॉमिक की और वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस की वॉर ही थी, क्योंकि यूएसए ये चाहता था कि कम्युनिज्म खत्म हो जाए और वर्ल्ड कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट कर ले। देखें, कोल्ड वॉर जो बेसिकली थी उसमें वर्ल्ड 3 एक्सट्रीम्स में डिवाइड हुई थी। ये 3 एक्सट्रीम्स कौन कौन से थे? ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट, ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट और ग्लोबल साउथ, सारा का सारा साउथ। ये जो ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट था इसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था, ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट को सेकंड वर्ल्ड, और जितने भी सदर्न कंट्रीज थे यानी ग्लोबल साउथ इसको कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी, ये सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज थी और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी। कोल्ड वॉर कोई वॉर नहीं थी, कोल्ड वॉर बेसिकली आइडियोलॉजीज की वॉर थी। इट वाज नॉट अ हॉट वॉर, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है और इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं था। ये एक एरा था 1947 से लेकर 1991 तक, और ये वॉर थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान। मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या होता है। ये जो ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट था, इसमें जो कंट्रीज थी जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी, उनमें नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट था, साथ ही साथ वेस्टर्न यूरोप के एरिया और ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था, इसमें यूएसएसआर, रशिया उस टाइम पे यूएसएसआर था क्योंकि इसके साथ इसकी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी और बाकी स्टेट्स थी वो भी इसका पार्ट थी, तो उस टाइम पे ये यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर, साथ ही उसके ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज और साथ रशिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज। जहां तक ग्लोबल साउथ की बात है, तो ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज थी वो थी लैटिन अमेरिका, उसके साथ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, अफ्रीका, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। इस तरह से ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में डिवाइडेड था। एक बात और वो ये कि नॉर्थ की जितनी भी कंट्रीज थी, चाहे वो ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट था या ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट था, ये ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज थी, तो इनको हम लोग ओवरऑल ग्लोबल नॉर्थ कह सकते हैं। और ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज थी वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी। तो इनको 1980s में जर्मनी के चांसलर थे विलियम ब्रांट, इन्होंने एक लाइन ड्रॉ करके इन कंट्रीज की डिवीजन शो की कि कौन सी कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ में यानी डेवलप्ड कंट्रीज का हिस्सा है और कौन सी कंट्रीज ग्लोबल साउथ में आती हैं यानी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये लाइन कुछ यूं थी, यहां से स्टार्ट होते हुए मैक्सिको और लैटिन अमेरिका को इंक्लूड करते हुए, अफ्रीकन कंट्रीज को इंक्लूड करते हुए, साउथ एशिया की स्टेट्स को इंक्लूड करते हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को एक्सक्लूड करते हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट का पार्ट बनता था। ये भी हम आगे स्टडी करते हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई, जो कि विलियम ब्रांट ने की, जो कि जर्मनी के चांसलर थे, ग्लोबल नॉर्थ में और ग्लोबल साउथ में। अभी हम लोग एक टेबल बना के डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनमें डिफरेंस क्या था, और कोल्ड वॉर खत्म हुई तो फिर क्या हुआ। और अभी हम सुनते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में सुनते हैं और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में सुनते हैं, तो फिर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज का क्या हुआ, आइए देखते हैं जी। तो मैंने बोर्ड को डिवाइड कर दिया है 3 रीजन्स के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से वर्ल्ड मैप को अभी हमने डिवाइड किया था, ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट, ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट और ग्लोबल साउथ। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 के इनमें डिफरेंसेस क्या थे कोल्ड वॉर के अंदर, जो कि एरा था 1947 से लेके 1991 तक। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट के अंदर कौन कौन से रीजन इंक्लूडेड थे। तो इसमें सबसे पहला था
नॉर्थ अमेरिका, उसके साथ वेस्टर्न यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। जहां तक ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट की बात है तो यहां पे कंट्रीज थी सबसे पहले ईस्टर्न यूरोप, साथ ही साथ यूएसएसआर और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड चाइना। जहां तक ग्लोबल साउथ की बात है तो इस रीजन के अंदर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। रफली इस तरह से वर्ल्ड डिवाइडेड थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 3 रीजन्स के अंदर, जो कि ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट, ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट और ग्लोबल साउथ कहलाए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके लीडर्स कौन थे। ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट का लीडर अमेरिका था, ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट का लीडर यूएसएसआर था और ग्लोबल साउथ का लीडर कोई क्लियर कट लीडर नहीं था इनका। ये जो ग्लोबल साउथ की जितनी भी स्टेट्स थी इनको ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट या ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट में से अलग अलग किसी भी स्टेट को कोई भी अगर लीडर किसी को भी मानना था, जैसे हम लोग पाकिस्तान ने आफ्टर इंडिपेंडेंस सीटो और सेंटो साइन करके अमेरिकन ब्लॉक में शामिल होने का फैसला किया, तो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को जो साइड बेहतर लगती थी वो इसका पार्ट बन जाती थी, क्योंकि इनका अपना कोई क्लियर कट लीडर नहीं था। अब देखते हैं कि इनके अलायंसेस क्या थे। ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट का अलायंस था यूएसए और साथ नेटो। यूएसए ने नेटो बनाया क्योंकि ये इनका मिलिट्री अलायंस था। ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट का मिलिट्री अलायंस था वार्सा। और ग्लोबल साउथ ने नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम ग्लोबल सदर्न कंट्रीज की सॉलिडारिटी रखेंगे, हम कोई भी अलायंस मिलिट्री अलायंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये खुद डेवलपिंग कंट्रीज थी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, तो ये इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि एक मिलिट्री अलायंस बना के मिलिट्री इनकाउंटर कर सकें, तो इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट रखी। उसके बाद आइडियोलॉजी, ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म और ग्लोबल साउथ के स्टेट्स की कोई क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस था और रिसोर्सेज का क्या डिफरेंस था। ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट की कंट्रीज दे वर मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड। ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स वर कंपैरेटिवली लेसर इंडस्ट्रियलाइज्ड और ग्लोबल साउथ की स्टेट्स जो थी दे वर लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड। और जहां तक रिसोर्स बेस की बात है तो रिसोर्स बेस इनके पास लीस्ट रिसोर्स बेस था, इनके पास कंपैरेटिवली बेहतर था और ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल कंट्रीज थी। तो बेसिकली इन दोनों में
आपस में कोई वॉर नहीं थी ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट और ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट में। इनमें आइडियोलॉजीज की वॉर थी, लेकिन इनमें कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी। इन दोनों जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के, इनकी नजर बेसिकली रिसोर्सेज पे थी जो कि ग्लोबल साउथ के पास थे, और ये इन रिसोर्सेज की वजह से आपस में तो नहीं लड़ते थे, लेकिन ग्लोबल साउथ की स्टेट्स के अंदर प्रॉक्सीज के थ्रू इन्होंने वॉर शुरू की हुई थी। साथ ही साथ इनका डॉक्ट्राइन था कि ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट वालों का कि इन्होंने एक्सपेंशन करनी है, तो इनका डॉक्ट्राइन था एक्सपेंशनिज्म का। वेयरएज ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट का डॉक्ट्राइन था कंटेनमेंट। ये कंटेन करना चाहते थे कम्युनिज्म को, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट ये चाहता था कि कैपिटलिज्म सारे वर्ल्ड के ऊपर फैले। ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की वॉर थी, और ग्लोबल नॉर्थ ईस्ट ये चाहता था कि कम्युनिज्म सारे वर्ल्ड पे फैले। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता रहा, कोल्ड वॉर की इवेंट्स जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो हुआ कुछ यूं कि जब यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ और रशिया बना, और साथ में इसके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और डिफरेंट स्टेट्स में ये डिसइंटीग्रेट हुआ, और यूएसएसआर की कुछ इंटरनल वीकनेसेस इस तरह की थी कि यूएसएसआर के अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई कि कैपिटलिज्म बेहतर निजाम है कम्युनिज्म के मुकाबले में। तो क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि कैपिटलिज्म इज बेटर, तो फिर ये सेकेंड वर्ल्ड और इसके इसकी जो आइडियोलॉजी है वो खत्म हो गई, और वर्ल्ड डिवाइड हो गई फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। साथ ही साथ अब अगर डिबेट की बात करें, तो पहले डिबेट होती थी आइडियोलॉजीज की डिबेट, मतलब वेस्ट और ईस्ट की डिबेट। ईस्ट और वेस्ट की जो डिबेट थी वो थी आइडियोलॉजीज की डिबेट। वेयरएज वो आइडियोलॉजीज की डिबेट कोल्ड वॉर के बाद शिफ्ट होके नॉर्थ साउथ डिबेट बन गई। नॉर्थ साउथ डिबेट बेसिकली इकोनॉमिक डिबेट थी, क्योंकि इन दोनों रीजन के स्टेट्स का मकसद ही ये था कि ग्लोबल साउथ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, उनको यूज करना, और उनको यूज करके इंडस्ट्रियलाइज होना, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस तो इन दोनों के पास थी, और फिर वही चीजें सेल आउट करना वापस ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना। तो जब कभी भी आप कहीं पे भी ये सुने कि नॉर्थ और साउथ डिबेट क्या है, तो वो इकोनॉमिक डिबेट होगी, और जब कभी भी आप ये सुने कि ईस्ट वेस्ट डिबेट क्या है, तो वो आइडियोलॉजीज की डिबेट होगी। दिस वाज ऑल अबाउट कोल्ड वॉर। अब देख लेते हैं कि कैपिटलिज्म में और कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या था। तो सबसे पहले रीजन, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि जितना भी वेस्टर्न रीजन था वो कैपिटलिज्म को प्रमोट और कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि कैपिटलिज्म ही बेहतरीन सिस्टम है, और जहां तक ईस्टर्न रीजन की बात है तो वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। अब कम्युनिज्म बेसिकली इसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का फॉलो किया जाता था। कैपिटलिज्म के अंदर कैपिटलिस्ट जितनी भी कंट्रीज थी वो फ्री मार्केट इकोनॉमी के ऊपर काम करती थी। अकॉर्डिंग टू देम जितने भी रिसोर्सेज हैं स्टेट के अंदर उनको प्राइवेट ओनरशिप मिलनी चाहिए, प्राइवेट बिजनेसेस को प्रमोट होना चाहिए, प्राइवेट जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे वो अपना बिजनेस करें, वो स्टेट को टैक्सेस दें और अपना प्रॉफिट रखें, और स्टेट को जो वो टैक्सेस देंगे उससे स्टेट फ्लरिश करेगी। जहां तक कम्युनिज्म की बात है तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात नहीं करते थे, ये स्टेट ओन्ड इकोनॉमी की बात करते थे। कम्युनिस्ट का ये कहना था कि स्टेट ओन्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्टेट ओन करे, और जितने भी लोग हैं स्टेट के अंदर वो उन स्टेट ओन्ड रिसोर्सेज और स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करें। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, कैपिटलिस्ट कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक था। दे बिलीव्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। वेराज कम्युनिस्ट कंट्रीज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो टोटलिटेरियनिज्म है।
दे बिलीव ऑन सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज्ड पावर। आज भी अगर हम देखें रशिया के अंदर और चाइना के अंदर सेंट्रलाइज्ड पावर ही है, ठीक है, वन पार्टी गवर्नमेंट है इसके अंदर। वेराज जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं या जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिनका पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है, उनके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को सपोर्ट किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का, जिसकी कोल्ड वॉर के अंदर आपस में वॉर थी। इन दो आइडियोलॉजीज की कोल्ड वॉर के अंदर आपस में वॉर थी, लेकिन फाइनली कम्युनिज्म हार गया और कैपिटलिज्म जीत गया। आई होप आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उसका फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।